हेलो गाइज। आज हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं इसकी हमें क्या करना है, भाषा के बारे में जानना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। आदिकाल में मनुष्य अनेक प्रकार के संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात प्रकट करता था। आज भी हम अनेक संकेतों द्वारा अपनी बात कहने और समझने का प्रयास करते हैं। छोटा बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध चाहिए। पाठशाला या स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे समझ जाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। बस का कंडक्टर भी सीटी बजाकर चालक को बस को या रोकने का संदेश देता है, किंतु इन संकेतों से किसी बात, भाव या विचार को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को एक ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सके। इसके लिए उसने ध्वनियों, संकेतों का सहारा लेना आरंभ किया। यही ध्वनि संकेत आगे चलकर एक व्यवस्था में बदकर भाषा के रूप में विकसित हो गए। भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसमें बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर तथा दिखाकर और देखकर भावों का आदान प्रदान होता है। कक्षा में अध्यापक बोलकर और छात्र सुनकर, लेखक पुस्तकों में लिखकर और पाठक छात्र उसे पढ़कर, यातायात नियंत्रण में अथवा मूक बधिरों की बातचीत में संकेतों को दिखाकर और देखकर मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाषा के कैसे कैसे रूप हैं। पहली बात, जब बच्चा रोता है तो उसको क्या करती है माँ? समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। और जब स्कूल की घंटी बजती है तब बच्चे यह समझ जाते हैं कि छुट्टी हो गई है। इस प्रकार से भाषा को समझने के अनेक संकेत हैं, साधन हैं, जिसको अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है, उसे भाषा कहते हैं। अभी तो हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी। अब इसके बाद आएगा भाषा के कितने भेद होते हैं। उन भेदों को पढ़ेंगे, भाषा के कितने भेद हैं। भाषा के भेद। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक रूप कहा जाता है। बातचीत करते समय हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा में हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिसे सुनकर दूसरा व्यक्ति उसका आशय समझ लेता है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा की परिभाषा। कभी कभी हम बातचीत के द्वारा अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचाते बल्कि लिखकर पहुंचाते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लिखित सूचनाओं आदि में देखा जा सकता है। लिखित भाषा में हम ध्वनियों को बोलते नहीं बल्कि उन्हें लिखते हैं। लिखी गई इस ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। इन वाक्यों को पढ़कर लिखने वाले
की बात समझी जा सकती है। सांकेतिक भाषा भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर और सुनकर उन्हें समझता है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मुख्य बधिरों की बातचीत, परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के व्यवहारिक रूप है। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा विभिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है वहाँ बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है। एक सिख परिवार का बच्चा पंजाबी बोलने लगता है और गुजराती परिवार का बच्चा गुजराती। ये उनकी मातृभाषाएं हैं। इसे व्यक्ति अनुकरण द्वारा स्वयं सीख लेता है। अब जैसे मातृभाषा की परिभाषा आपने देखी, घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा की परिभाषा आपने समझी और इसका हमने विस्तृत भी बताया कि मातृभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा किसी देश के अधिकांश भाग में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, पूरा राष्ट्र जिस भाषा में बात करता है, ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत की भाषाएं भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम आदि। भारतीय संविधान में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली और भाषा में अंतर। बोली भी भाषा का ही एक रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। जैसे गढ़वाली एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसी प्रकार भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी तथा राजस्थानी बोलियां हैं। लिपि भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रमुख भाषाओं की लिपियां। भाषा लिपि संस्कृत का देवनागरी, मराठी का देवनागरी, हिंदी देवनागरी, नेपाली का देवनागरी, उर्दू का फारसी, अंग्रेजी का रोमन, फ्रेंच का रोमन, पंजाबी का गुरमुखी। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को सीखने के कुछ नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के बिना हम उसे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकते तथा उसका प्रयोग भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। उस भाषा को सीखने तथा उसके सही प्रयोग करने के लिए उन नियमों का जानना आवश्यक होता है।
जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन किए बिना न तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही सीख सकते हैं। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करता है उसे व्याकरण कहते हैं या वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, भेद आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप तथा इसके भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, स्वरूप, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। इन सभी के बारे में आप आगे अध्ययनों में पढ़ेंगे। साहित्य। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य की विधाएं। साहित्य की 2 विधाएं हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, पत्र, नाटक आदि गद्य में लिपिबद्ध किए जाते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित मिठाई वाला कहानी, हिमालय की बेटियां निबंध, नीलकंठ रेखाचित्र गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य। जब विद्वान लोग अपनी बात कविता के माध्यम से कहते हैं तो साहित्य का यह रूप पद्य साहित्य कहलाता है। आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के, रहीम के दोहे पद्य साहित्य के उदाहरण है। दोहे, चौपाइयाँ तथा कविताओं के अनुरूप पद्य साहित्य में ही आते हैं। अभी तक आप लोगों ने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन किया। अगला पाठ हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।